ऑलराइट, तो कल हमने कवर किया था लोड बैलेंसर के बारे में। उसमें हमने ब्रीफिंग ली थी और लोड बैलेंसर की कि लोड बैलेंसर हमारे कितने तरीके के होते हैं, लोड बैलेंसर का मेन काम क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेट फी लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर। एंड ये कौन से लोड बैलेंसर पे क्या काम होता है हमारा, कौन से प्रोटोकॉल अलाउ हैं और किस केस में हम कौन सा लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने कल चेक किया था। एंड उसके बैकग्राउंड में पीछे जो चीज़ें चलती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लिसनर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, टारगेट ग्रुप्स के बारे में एंड टारगेट के बारे में हमने पढ़ा था। एंड जो टारगेट होता है उसमें क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफिंग ली थी। तो आज हम शुरू करते हैं उसका दूसरा पार्ट, पार्ट टू ऑन लोड बैलेंसर। इसमें हम थोड़ा सा लिसनर्स के ऊपर ज़्यादा वो ब्रीफिंग लेंगे, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे कि एक्चुअल में लिसनर्स का काम क्या होता है, ये कहाँ पे लगा होता है। ओके, तो लिसनर्स कल मैंने जैसा कि समझाया था कि हमारा जो लोड बैलेंसर होता है ना, उसमें वी हैव फ्रंट एंड एंड बैक एंड। मतलब एक फ्रंट एंड होता है हमारा, एक बैक एंड होता है। कल का स्क्रीन अच्छा, ठीक है। उसमें फ्रंट एंड एक होता है जो इंटरनेट फेसिंग होता है, जैसे ये हमारा है। या फिर इसको हम दूसरा एक खोलते हैं। जस्ट अ मोमेंट। कल जो हमने देखा था उसमें फ्रंट एंड इंटरनेट फेसिंग होता है और बैक एंड होता है लोड बैलेंसर में। ठीक है, तो इंटरनेट फेसिंग में आपका जो यूज़र का साइड रहेगा ना, वो उसमें रहेगा यूज़र किस तरीके से आपसे कनेक्शन ले रहा है और लोड बैलेंसर उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दो फेस होते हैं इसमें, ठीक है। ये डिवाइड रहता है लोड बैलेंसर आपका दो तरीके में, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा लिसनर्स होता है ना, वी हैव, यहाँ पे वी हैव फ्रंट एंड एंड बैक एंड लिसनर्स। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड लिसनर्स क्या होता है। तो ये जो लिसनर है ना, ये दोनों जगह पे मौजूद है। ठीक है, इसका काम दो जगह पे है, एक जगह पे काम नहीं है। ये बैक एंड में भी रहेगा, फ्रंट एंड में भी रहेगा। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम स्क्रीन उस पे जाएंगे, डायग्राम पे समझते हैं। वी हैव फ्रंट एंड एंड बैक एंड लिसनर्स इन लोड बैलेंसर। फ्रंट एंड विल बी इंटरनेट फेसिंग एंड बैक एंड लिसनर्स आर वन विद द इंस्टेंसेस। द वर्क ऑफ लिसनर्स, उनका लिसनर का काम क्या होता है, कल मैंने समझाया था। लिसन करना, ठीक है, सुनना। कि भाई कोई ऐसा एक बंदा रहेगा जो आपकी बातें सुनेगा, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर क्लास में आपका अगर दोस्त बोलेगा तो आप इतना आप सुनोगे, लेकिन जैसे ही अगर आपका टीचर कुछ बोलेगा तो आपका कान तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तुरंत कि हाँ भाई वो टीचर कुछ बोल रहा है। बाकी बातों को भले से आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन क्लासरूम में अगर टीचर स्टार्ट कर दिया बोलना तो आप चाह के भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्या, आपके मतलब कोई भी मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अब अपने आप को समझो इंस्टेंस सर्वर, अपने आप को समझो, ठीक है। अपने आप को आप समझो इंस्टेंस, क्लासरूम के अंदर जितने बच्चे हैं उनको समझो कि सर्वर हैं वो। ओके, एंड जो टीचर है वो आपका लिसनर है, ठीक है। सॉरी, जो टीचर है आपका वो रिक्वेस्ट भेज रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से जैसे ही ये लिसनर आपके पास कुछ भेजेगा या वो कुछ बोल रहा है आपसे, तो तुरंत आप एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। तो लिसनर यहाँ पे एक तरीके से आपका टीचर ही है, और टीचर जैसे ही कुछ बोल रहा है या फिर पढ़ाने जा रहा है तुरंत आप एक्टिव हो जाओगे, हाँ भाई टीचर कुछ बोल रहा है मुझे सुनना है, उसको बाईपास नहीं कर सकता मैं। या फिर आप एग्जाम्पल ले लो घर में फादर का, ठीक है। मम्मी भले कुछ बोले आप उतना ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जैसे ही पापा आपके कुछ बोलते हैं, ठीक है, तुरंत हमारा एक्टिवनेस हमारी तुरंत नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है, हाँ भाई सुनना है क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम इस पे आते हैं डायग्राम पे। अब हाँ सॉरी, डायग्राम से आने से पहले ये देख लेते हैं द वर्क ऑफ लिसनर का काम क्या होता है। द वर्क ऑफ लिसनर इज टू एक्सेस द रिक्वेस्ट, लाइक इफ द रिक्वेस्ट इज ऑफ एच टी टी पी एस, ठीक है। मतलब एच टी टी पी एस है या फिर एच टी टी पी है, ठीक है, या फिर टी सी पी है। ओके, तो या फिर एस एस एल है। तो यहाँ पे सारे जो भी लिसनर है ना, वो उसका काम यही रहेगा कि वो रिक्वेस्ट को देखता है किस तरीके की रिक्वेस्ट है। अब हम थोड़ा सा इसमें आते हैं। लिसनर आपका लगा कहाँ रहता है, पहले ये समझ लो थोड़ा सा।
ये आप यूज़र हो, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है यहाँ पे flipkart.com। यूज़र यहाँ से एक्सेस कर रहा है रिक्वेस्ट, तो वो कहाँ पे आ रही है, पहले लोड बैलेंसर पे आ रही है। और लोड बैलेंसर के पास में ही क्या लगा हुआ है, ये जो सर इस शेप में है ना, ये लिसनर है आपका, ये लिसनर है, यहाँ पे भी ये लिसनर है, ये लिसनर है। ये दिखाई नहीं देगा आपको, सॉरी लोड बैलेंसर में या AWS कंसोल में ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये गायब रहता है। तो इसको लेकिन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो लिसनर है वो आपका ELB के साथ ही लगा हुआ है, देखो ये ELB के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, ये आपका लोड बैलेंसर है, ये आपका AWS अकाउंट है, ठीक है, ये आपका AWS अकाउंट है। यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है वो, ठीक है, वो रिक्वेस्ट आपकी आ रही ELB। ELB पे आने के बाद लिसनर का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। लिसनर का काम शुरू क्या हुआ, वो देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो किस तरीके की रिक्वेस्ट है। अगर वो वेबसाइट पे जाने वाली रिक्वेस्ट है तो वो वेबसाइट पे लेके जाएगा उसको, जिस वेबसाइट पे जाना हो वहाँ पे ये सर्वर पे जो वेबसाइट हमारी कॉन्फ़िगर रहेगी वो रिक्वेस्ट यहाँ से ऐसे ले आएगा, यहाँ पे रख देगा। अब आप देख रहे होगे लिसनर यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ये फ्रंट एंड है हमारा, ठीक है। ये जो लाइन है, लाइन के इस तरफ फ्रंट एंड है, इंटरनेट फेसिंग जिसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्रंट एंड लिसनर्स। अब जो लिसनर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होगा आपका जो फ्रंट एंड पे काम करेगा, मींस इंटरनेट फेसिंग पे काम करेगा, यूज़र को वो उसका काम है कि भाई यूज़र के साथ उसका अपना वो करना, ठीक है। और एक है बैक एंड लिसनर्स, ठीक है, ये बैक एंड पे आपका रहेगा, इसका काम, इसका भी काम सही वही सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, जो रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी उसको पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ले जाना, ऑल्सो नोन एज बैक एंड लिसनर दैट आर कनेक्टेड विथ माई इंस्टेंसेज, ठीक है। ये यहीं ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर के साथ और इंस्टेंस के साथ दोनों के बीच में ये कनेक्टेड रहता है। और इसका काम क्या है, मान लो आप ये यूज़र वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है flipkart.com, ये यहाँ पे आया, लिसनर ने देखा कि भाई ये यूज़र जो है इसको चाहिए flipkart.com, और जो flipkart.com है वो हमारा लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है, तो वो रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, फिर यहाँ से बाहर आएगी, फिर तुरंत ये पकड़ लेगा आपका ये जो लिसनर है ना, बैकएंड वाला लिसनर, ये कहेगा कि अरे HTTP की रिक्वेस्ट आ रही है वेबसाइट वाली, वो flipkart.com तो हमारा इस सर्वर पे होस्टेड है, इसको लाओ मैं इस पे ले जाता हूँ। या फिर इस पे अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो अरे इस पे लोड ज़्यादा है तो मैं एक काम करता हूँ इस वाले सर्वर पे ले जाता हूँ ये रिक्वेस्ट। ओके, तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड लिसनर और बैक एंड लिसनर। ओके, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लिसनर्स विल प्रोसेस ओनली 4 रिक्वेस्ट, कल मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। 4 रिक्वेस्ट आपके मिला के, मतलब जो आपके जितने भी तरीके के लोड बैलेंसर हैं AWS में, ठीक है। ये जो 2 रिक्वेस्ट हैं ये कौन से लोड बैलेंसर की है, ये जो प्रोटोकॉल है ये कौन से लोड बैलेंसर का है, ये अंडर विच लोड बैलेंसर इट कम्स, कोई बता सकता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, राइट। एंड दिस वन SSL एंड TCP, ये किस लोड बैलेंसर के अंदर आता है? भाई 2 ही लोड बैलेंसर तो मैंने बताया है, कितने तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं? नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। हाँ, तो ये एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन में आपका वेबसाइट आती है, और ये नेटवर्क TCP SSL भाई नेटवर्क से रिलेटेड ही तो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सीधे बोलो आप लोग ना कि भाई ये नेटवर्क का है। और ये चारों अगर मैं बोलूँ, चारों किस किस लोड बैलेंसर में के अंडर में आता है? राइट, क्लासिक लोड बैलेंसर। भाई ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये जो आपने बताया अभी ना, ये जो मैंने पूछे हैं ना, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा वो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर कौन कौन से आपकी पोर्ट्स अलाउड होते हैं, प्रोटोकॉल अलाउड होती हैं, नेटवर्क में कौन से अलाउड होते हैं, चारों किस में अलाउड होते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, हमेशा। तो लिसनर का काम सिर्फ ये 4 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस करना है, बाकी कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करेगा वो। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास आ गया ICMP, ठीक है, मैं अगर पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर IP को, तो ये जो पिंग
हो रहा है ना, ये कौन से पोर्ट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, ये आईसीएमपी यूज़ कर रहा है ये। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल को हमारा जो लोड बैलेंसर है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। नहीं करेगा, इसको ये बाईपास कर देगा। ठीक है, अगर ये यूज़र, मैं हूँ ये, ठीक है, मैं यूज़र हूँ ये, और मेरा एक सर्वर है, मैं उसको, अगर मैं वो वेबसाइट एक्सेस करूँगा तो वो रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर के पास, फिर लोड बैलेंसर के थ्रू मैं वेबसाइट एक्सेस करूँगा मैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से, मैं यूज़र हूँ ये, ठीक है, और मैं यूज़र अपनी मशीन पे क्या कर रहा हूँ, पिंग कमांड चला रहा हूँ, पिंग चला रहा हूँ मैं, ये पिंग चलाया मैंने। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ, तो यहाँ से आएगी यूज़र के पास, लेकिन वो ईएलबी के पास जाएगी और देखेगी कि ये आईसीएमपी है ये प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कहेगी कि नहीं भाई, लोड बैलेंसर ये रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं करेगा या ये नहीं देखेगा, तो ये बाईपास हो जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से ये डायरेक्ट आएगी इसके पास। क्योंकि लोड बैलेंसर हम सिर्फ चार ही चीज़ों के लिए लगाते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट होस्टिंग के लिए, या फिर नेटवर्क, हमारा हम चाह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा रहे, उसी केस में लगाएंगे हम। ठीक है, तो क्योंकि पिंग हमेशा आपको थोड़ा ना करना है भाई, आपकी वेबसाइट है flipkart.com, तो आप हमेशा 24 घंटे पिंग थोड़ा ना करोगे आप अपनी वेबसाइट को। या मैं यूज़र हूँ, मुझे अगर बिग बिलियन डेज पे सेल वो जाना है, कुछ परचेज करना है, तो मैं हमेशा पिंग करूँगा कि मैं वेबसाइट पे एक्सेस करूँगा। तो जो ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी वो इसकी रहेगी, इसकी रहेगी, इसकी रहेगी, इसकी रहेगी, ना कि पिंग वालों की रहेगी। इसलिए वो बाईपास कर देते हैं कि भाई आप जाओ, बिल्कुल हल्के हो आप जाओ, आपके लिए पतले दुबले हो आप चले जाओगे, ठीक है, इस रास्ते से। अगर आप हट्टे कट्टे हो या डेली आप आ रहे हो, दिन में 20 बार आ रहे हो, तो भाई आपको इस तरीके से आना है, इस रास्ते से आना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एंड ई एल बी लिसनर्स इज द प्रोसेस दैट चेक्स फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट। वही चीज़ है, अब हम लोग बार बार वही एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो लिसनर है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ई एल बी लिसनर्स इज द प्रोसेस दैट चेक्स फॉर द कनेक्शन रिक्वेस्ट। यहाँ से आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो ये चेक करेगा पहले कि भाई ये पिंग कर रहा है कि वेबसाइट पे एक्सेस करने जा रहा है। तो इसका काम यही है कि भाई ये गेट पे चेक कर रहा है, ठीक है, ये आपके मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, ये चेक कर रहा है कि अगर ये आई कार्ड है इसके पास तो ही अंदर जाना है, इसको इसके थ्रू जाना है, नहीं तो इसको बाईपास कर देना है। ओके, यू कैन कॉन्फ़िगर द प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी, लाइक एचटीटीपी, और या फिर पोर्ट नंबर ऑन विच योर ईएलबी लिसनर्स लिसन द कनेक्शन रिक्वेस्ट। आपके पास ये ऑप्शन रहेगा वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने का प्रोटोकॉल, ठीक है, कि हमारा कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस पे अलाउड है। ठीक है, ऑन विच योर ईएलबी लिसनर्स लिसन द कनेक्शन रिक्वेस्ट। आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब ये मेंशन कर सकते हो कि हमारा यही पर्टिकुलर पोर्ट ही अलाउ होगा इस पे। ठीक है, मान लो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एच टी टी पी, एच टी टी पी एस। नेटवर्क लोड बैलेंसर है तो टी सी पी वाली रिक्वेस्ट आएगी यहाँ से, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। ओके, फ्रंट एंड लिसनर्स चेक फॉर ट्रैफिक फ्रॉम क्लाइंट टू लिसनर्स। अब दो तरीके के लिसनर मैंने बताया आपको, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो जो ये फ्रंट एंड लिसनर है, ठीक है, ये जो ये लिसनर है, ये फ्रंट एंड लिसनर है। इसका काम है यूज़र से यहाँ तक का, ठीक है, इसके आगे का नहीं, इसके आगे का बैक एंड वाला लिसनर है वो अलग, भाई बंदा बैठा हुआ है वो अलग, वो काम करेगा, बैक एंड लिसनर अपना खुद देखेगा। लेकिन फ्रंट एंड का सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही काम है, इसके आगे का काम नहीं इसके पास। ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट टू लिसनर्स। Backend listeners are configured with protocol or port to check for the traffic from ELB to the EC2 instance। अब जैसे ही ये फ्रंट एंड लिसनर्स ने इसको ELB के अंदर दे दिया, भाई आप जाओ अंदर जाओ, अंदर आपको बैक एंड लिसनर मिलेगा, वो आपका देखेगा कि भाई आपकी रिक्वेस्ट किस तरीके की है। ठीक है, आप एच वाले हो, वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, या फिर नेटवर्क वाले हो, ठीक है, तो वो आपको ले जाएगा पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। ठीक है, जो भी इंस्टेंस उस समय खाली होगा या जहाँ पे भी वो वेबसाइट चल रही होगी, तो flipkart.com मान लो यहाँ कॉन्फ़िगर है तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ कॉन्फ़िगर है तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे लेके आएगा इस पे, और आपके सामने इस यूज़र को वो वेबसाइट खुल के मिल जाएगी। ठीक है, अब एक देख लेते हैं इसमें, रजिस्टर्ड इन EC2 इंस्टेंस आर दोस। रजिस्टर्ड इंस्टेंस क्या होते हैं, इस EC2 इंस्टेंस क्या होते हैं? Registered EC2 instances are those that are defined under the ELB। रजिस्टर करना पड़ता है, मैंने कल बताया था कि मान लो आपके पास एक अवेलेबिलिटी जोन है, उसमें आपके पास
15 EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। मान लो AZ1 में मेरे कितने टोटल इंस्टेंस हैं AWS कंसोल में, मेरे कितने हैं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये मेरा मान लो एक अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। ये सोचो कि सब मेरा US ईस्ट 1A में ही है। मेरे पास कितने सर्वर हैं टोटल यहाँ पे, 5 सर्वर हैं, ठीक है। दो दो चार पाँच, ओके। अब ये कह रहे हैं कि जो इंस्टेंस आपके इस अवेलेबिलिटी जोन में इसके साथ रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही आपके यहाँ पे दिखेंगे, बाकी कोई सर्वर आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर मैंने सिर्फ 3 सर्वर को, सिर्फ वर्क स्टेशन, जेनकिंस और ऑल इन वन को रजिस्टर किया है लोड बैलेंसर के साथ, तो ये सिर्फ 3 ही आपको वहाँ पे दिखेंगे, जो कि इस समय दिख रहा है। बाकी 2 नहीं दिखेंगे, ये 2 सर्वर मेरे लोड बैलेंसर का पार्ट नहीं रहेगा। ये हम जाके कैसे करते हैं, रजिस्टर करते हैं अंडर ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर में। जब प्रैक्टिकल करोगे आप लोग तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। अब जो लोड बैलेंसर आप स्टार्ट करोगे ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये भाई, महंगी सर्विस है, ठीक है। यू स्टार्ट टू बी चार्ज आवरली वंस यू हैव योर ELB एक्टिव। अगर आपने अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर एक्टिव कर लिया है तो आपको 1 घंटे का चार्ज लगेगा। जैसे इंस्टेंस होता है उसमें कैसे चार्ज होता है, उसमें आपका पर आवर रहता है, या फिर कभी कभी लाइक स्टोरेज में होता है सेकंड वाइज चार्ज रहेगा या मिनट वाइज चार्ज रहेगा। लेकिन लोड बैलेंसर में ऐसा नहीं है, ठीक है। लोड बैलेंसर का आपका चार्जेबल है वो, ठीक है, और बहुत चार्ज लगता है। तो लेकिन प्रैक्टिकल आप करोगे, प्रैक्टिकल में उतना चार्ज नहीं लगेगा आपका, ठीक है। मुझे एक बार चार्ज लगा था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरा कम से कम 20,000 का चार्ज आया था। मैंने कई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कर लिया था, लेकिन वो कब का है मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक लास्ट ईयर का था वो, अक्टूबर, 2022 में, दिसंबर में देखूँ, दिसंबर या फिर अक्टूबर में था शायद। ये $12 का है। नवंबर में कितना आया था, $2। अक्टूबर में $6। एंड सितंबर में, इससे पहले का है शायद वो, और पुराना है, उसमें दिख नहीं रहा है मुझे। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो जो हाईएस्ट सर्विस स्पेंड $192, बहुत ज़्यादा मेरा स्पेंड हो गया था। तो क्योंकि मैंने उस समय लोड बैलेंसर का मुझे बहुत ज़्यादा काम था, हालांकि मैंने बाद में वेव ऑफ करा लिया था रिक्वेस्ट करके AWS वालों से कुछ पैसे, लेकिन मुझे देने पड़े थे 2-3 हज़ार रुपये। तो लोड बैलेंसर जब आप क्रिएट करोगे ना, तो उसी समय आपका पैसे चार्ज होना शुरू हो जाएंगे घंटे के हिसाब से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे ही आपका लैब कंप्लीट हुआ तुरंत आपको डिलीट करना है लोड बैलेंसर, उसको रखना नहीं है, ठीक है। तो इफ़ यू डिलीट योर लोड बैलेंसर ELB, मेक श्योर यू अपडेट DNS इन रूट 53। DNS मीन्स, अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये इसके पीछे एक रीज़न है ना क्यों ऐसा कह रहा है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो मैंने कल बताया था, अगर आपको याद होगा, रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो वो DNS के थ्रू आ रहा है। मान लो आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, ये यूज़र है www.flipkart, ठीक है, flipkart.com, ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये यूज़र flipkart.com एक्सेस कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट पहले एक बार DNS कहाँ पे रिजॉल्व होगा, इंटरनेट पे रिजॉल्व होगा, ठीक है। इंटरनेट विल रिजॉल्व DNS। उसके बाद एक बार इंटरनेट DNS रिजॉल्व करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर के पास। तो लोड बैलेंसर के पास भी यहाँ पे भी इसका एक DNS लगा रहता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, लोड बैलेंसर पे नहीं, जैसे AWS में आएगा ना ये रिक्वेस्ट, इसको जैसे पता चलेगा कि भाई ये जो flipkart.com है ना, और ये DNS आपका इस AWS अकाउंट का है, तो यहाँ पे आपकी AWS अकाउंट में वो रिक्वेस्ट आएगी। तो यहाँ पे भी आपने रूट 53 में ये लगा रखा है, रूट 53 में ये आपने ये मेंशन किया है कि जो www.flipkart.com है
वो हमारा किसके साथ अटैच है, आपने वहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, इस अटैच विथ लोड बैलेंसर एलबी। ये आपने रूट 53 में AWS के मेंशन कर दिया है कि अगर ये रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, बाहर से, तो वो कहाँ जाएगी, लोड बैलेंसर के पास जाएगी। ठीक है, तो इसके इन भाई साहब के पास भी एक DNS एंट्री रहती है, ठीक है, DNS URL रहेगा इनके पास एक, जिसमें ये रहता है कि मेंशन रहता है कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट हमें एक्सेस करनी है और उसके बाद फिर इनको देना है। तो अब ये कहने का मतलब क्या है कि इफ़ यू डिलीट योर ELB, अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो भी तो जो कोई बंदा एक्सेस करेगा इसको, रूट 53 में आपकी एंट्री ऑलरेडी एडेड है कि भाई ये flipkart.com को कहाँ भेजना है, लोड बैलेंसर के पास भेजना है। लेकिन आपने तो डिलीट कर दिया है लोड बैलेंसर, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा या फिर पेज नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये क्या ज़रूरी है, आपको DNS में रूट 53 में ये DNS अपडेट करना पड़ेगा कि भाई हमने वो डिलीट कर दिया है एंट्री, ठीक है, ये लोड बैलेंसर, आप अब डायरेक्टली उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फिर ये लोड बैलेंसर अगर हट जाएगा तो ये डायरेक्टली ये यहाँ से रिक्वेस्ट इस यूज़र इस इंस्टेंस पे आएगी, इस सर्वर पे आएगी। तो यही कहने का मतलब है। अब इफ़ यू डिलीट योर लोड बैलेंसर, योर रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंस विल नॉट बी डिलीटेड। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑटो स्केलिंग में क्या होता था, याद है किसी को? ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करते थे उसमें और इंस्टेंस ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते थे। हाँ, इंस्टेंस ऑटोमेटिक हमारा डिलीट हो जाता था अगर हम ऑटो स्केलिंग डिलीट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोड बैलेंसर के साथ ऐसा नहीं है, लोड बैलेंसर को सोच समझ के बनाया गया है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने लोड बैलेंसर को डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो बहुत बड़ा काम थोड़ा ना था इसका, बस लोड बैलेंस के लिए काम था। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई मेरे पे उतनी ट्रैफिक नहीं आ रही, मेरी सेल ख़त्म हो गई है, तो अब लोड बैलेंसर को हटा दो, तो आपके इंस्टेंस वैसे की वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ट्रैफिक जो रहेगी वो डायरेक्ट अब आएगी यहाँ पे वाइस वर्सा के हिसाब से। ठीक है, तो आपके इंस्टेंसेस डिलीट नहीं होंगे, वो फ्री हो जाएंगे, वो लोड बैलेंसर से हट जाएंगे बस। ठीक है, वो लोड बैलेंसर से आपका अनरजिस्टर हो जाएगा, पहले रजिस्टर्ड था वो डी रजिस्टर हो जाएगा। ELB विल फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू इथरनेट जीरो ऑफ योर इंस्टेंसेस। अब ये कह रहे हैं कि जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक कैसे आपके इंस्टेंस पे भेजता है, ये जो सर्वर है आपके, वो कौन से पोर्ट पे भेजता है। तो हमेशा हमारे जो EC2 इंस्टेंस होते हैं ना, उनके पास दो इथरनेट होता है। एक होता है प्राइमरी, अगर आप नोटिस करोगे एक प्राइमरी आईपी होती है, एक सेकेंडरी आईपी होती है। ओके, नोटिस अगर किया होगा तो, नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेटवर्किंग में जाओगे ना, तो इनके पास एक इथरनेट होता है ज़ीरो, एक इथरनेट यहाँ पे नहीं दिखेगा हमारा, ये सॉरी दिख रहा है ये, हाँ ठीक है, एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमारा इथरनेट ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो ट्रैफिक रहेगा ना वो इसी इथरनेट ज़ीरो पे ही आएगा आपके इंस्टेंस पे। जो आपका ये लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक कहाँ भेज रहा है आपके इस इंस्टेंस पे, इस इंस्टेंस पे कहाँ पे, इथरनेट इंटरफेस आईडी पे इथरनेट ज़ीरो, ठीक है, स्लैश ज़ीरो पे भेजेगा, जो इसकी प्राइमरी आईपी रहेगी उस पे भेजेगा। ठीक है, ना कि सेकेंडरी पे। एवरी इंस्टेंस हैज़ इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी आईपी एड्रेस, अगर आप सेकेंडरी भी लगा रहे हो तो सेकेंडरी भी लग जाता है आईपी एड्रेस। तो ये जो लोड बैलेंसर है वो हमेशा एक प्राइमरी आईपी एड्रेस पे ही भेजेगा, वो जब हम सर्वर ऑन करेंगे तो ही दिखेगा हमें, अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ELB will forward the traffic to Ethernet 0 of your instance. Your EC2 has two IP address, so अगर दो IP एड्रेस है आपके इंस्टेंस के पास, सो ट्रैफिक किस पे भेजा जाएगा, प्राइमरी आईपी पे। ठीक है, अगर आपने दो आईपी, मतलब आप इंस्टेंस पे ये भी ऑप्शन रहता है ना कि दो आईपी आप लगा सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपका जो ट्रैफिक सेंड होगा वो किस पे भेजा जाएगा, प्राइमरी वाले पे भेजा जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी पे, इस प्राइमरी आईपी पे भेजा जाएगा। वी कैन सेलेक्ट ओनली वन सबनेट, ठीक है, एंड इन एन अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, जब हम अब ये लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन आता है सबनेट सेलेक्ट करने का।
तो एक अवेलेबिलिटी जोन में कितने सबनेट होते हैं, तीन चार तो होंगे ही लगभग, ठीक है। हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन होगा, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे कितने भी अवेलेबिलिटी जोन हैं, तो उस अवेलेबिलिटी जोन में मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। देखो ये हमारा कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन सेलेक्ट ओनली वन सबनेट इन वन अवेलेबिलिटी जोन। अगर हमारे पास एक अवेलेबिलिटी जोन है, जैसे ये हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन है, तो इसमें जो हमारा सबनेट रहेगा वो एक ही सबनेट हम एक बार में चूज़ कर सकते हैं, दो सबनेट नहीं चूज़ करना है, ठीक है। ये एलबी की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि भाई यार ये तो बहुत कम हो जाएगा एक सबनेट, अरे एक सबनेट के भाई बहुत सारी आईपी होती हैं, बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास कई सारे अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, एक थोड़ा ना अवेलेबिलिटी जोन। देख रहे हो आप, इस अवेलेबिलिटी जोन में से एक सबनेट ले लो, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, तो देख रहे हो एक दो छः छः सबनेट आप ले सकते हो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन से, ठीक है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। यू कैन चूज /27, सबसे इसकी छोटी जो सी आई डी आर रेंज होगी लोड बैलेंसर की, वो /27 ही होगी, ओके। इसमें अगर /27 अगर आप आईपी लेते हो, /27 किसी भी आईपी का, तो आपके पास टोटल 32 आईपी एड्रेसेस होंगे, 32 आईपी एड्रेसेस। और उनमें से सिर्फ आप 19 ही ले सकते हो। क्यों? अगर स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो वीपीसी में मैंने बताया था ये क्या बोलते हैं, 8 आईपी एड नहीं ये नहीं बताया था कि ईएलबी के पास 8 आईपी एड्रेस रहने चाहिए उसको खुद को काम करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट है ईएलबी की, 8 उसके पास रहने चाहिए। और हर सबनेट में, ठीक है, इन एवरी सबनेट एडब्ल्यूएस क्या करता है, 5 आईपी को रिजर्व कर लेता है अपने लिए। 4 आईपी स्टार्टिंग के रहेंगे जो 192.168.0.1 2 3 4, ठीक है, 4 उसने ले लिए स्टार्टिंग के, और एक ले लिया लास्ट का जो भी आपकी सी आई डी आर रेंज है, ओके। तो टोटल इसके पास हो गई 5। अब ये 5 आईपी कहाँ पे यूज़ होती है, कोई बता सकता है? एडब्ल्यूएस कहाँ पे यूज़ करता है इसको? सब भूल गए, वीपीसी का लेक्चर ख़त्म हुआ तो सब भूल गए। ये जो 5 आईपी एड्रेसेस रहते हैं जो एडब्ल्यूएस रिजर्व करता है अपने लिए, वो आपका यूज़ होता है जो वर्चुअल राउटर होते हैं, वर्चुअल स्विचेस होते हैं, जो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो ए डब्ल्यू एस बैकएंड में यूज़ कर रहा है, जो हमारे इलास्टिक राउटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ट्रैफिक इधर उधर सेंड करने के लिए। भाई कुछ भी करोगे, कोई भी नेटवर्किंग कुछ भी बना रहे हो आप, तो वहाँ पे राउटर स्विचेस तो पिक्चर में आएंगे ही आएंगे ना, उसका एक खुद का सर्वर होगा ही ना जो ये सब काम करेगा। तो वहाँ पे ये खुद के लिए वो आईपी एड्रेसेस यूज़ करता है जिससे कि अच्छे से वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो हर सबनेट में 5 आईपी रिजर्व हो जाती हैं इसके लिए, और 8 ईएलबी भाई साहब ले लेते हैं अपने लिए, उनका भी कुछ काम है भाई, ठीक है। तो टोटल आपके पास 19 आईपी लेफ्ट होती है। ये मैं सबसे छोटे का बता रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा आप ले सकते हो, ठीक है, /26 आप ले सकते हो, 24 ले सकते हो, ठीक है, 23 22 ले सकते हो, वो सब अलाउड है। लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। /27 मीन्स जितना बढ़ेगा उतना कम हो जाएगी आपकी रेंज आईपी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने सी आई डी आर रेंज वीपीसी में पढ़ाया है, उसमें आप एक बार जाके रिवाइज कर लेना। और फॉर फॉल्ट टॉलरेंस इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डिस्ट्रीब्यूट योर रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल एजी विद इन द वीपीसी रीजन। फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी के लिए मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ कि आपके पास जितने अवेलेबिलिटी जोन हैं उतने आप ईएलबी में यूज़ करो। 6 हैं तो 6 यूज़ कर लो, 4 हैं तो 4 यूज़ कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किए हैं, तो फॉल्ट टॉलरेंस कैसे होगा, मान लो ये अवेलेबिलिटी जोन मेरा अनअवेलेबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे सर्वर फूक गया या फिर डाउन हो गई या कोई क्राइसिस आ गई, तो हमारा ये सर्वर तो रहेगा। तो अगर ये flipkart.com एक्सेस कर रहे हो आप, तो अगर ये यहाँ पे आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक नहीं जा रहा है तो वो लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इससे जो आपकी वेबसाइट है वो फॉल्ट टॉलरेंस को कवर कर लेगी, हाई अवेलेबिलिटी रहेगी आपके वेबसाइट की। तो जो तमाम ये वेबसाइट्स हैं ना वर्ड की, फेसबुक हुआ, ये कभी बंद की नहीं होती हैं,
इतना अर्थक्वेक आता है, क्या वहाँ पे लाइट नहीं जाती होगी, क्या वहाँ पे जनरेटर नहीं ख़राब होता होगा, है ना, क्या वहाँ पे सर्वर नहीं ख़राब होता होगा। डाउन टाइम हर जगह रहता है, लेकिन एक उसका अल्टरनेट रहता है कि भाई लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इस लोड को अब यहाँ पे नहीं यहाँ पे भेजना है हमें। जैसे आपका बिल्डिंग रहती है, ठीक है, आप बिल्डिंग क्या, आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपके घर में इन्वर्टर लगा है, जैसे लाइट जाती है तुरंत इन्वर्टर पे स्विच हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि लाइट है कि नहीं है। तो वो लोड को इन्वर्टर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। जैसे लाइट चली गई तुरंत वो बंद हो जाएगा, और लाइट चालू हो जाएगा, जैसे लाइट आएगी तुरंत बंद हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस आपका कवर हो जाएगा इससे। अम, ठीक है, ये है ट्राई। अब इसमें क्या है ये कि ट्राई टू बैलेंस द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन ईच अवेलेबिलिटी जोन। ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब इसका क्या है कि अगर आपके पास टोटल 5 इंस्टेंसेस हैं, तो आप इस अवेलेबिलिटी जोन में 3 रख दो, इसमें 2 रख दो। अब मतलब बराबर करना है, इसका मतलब थोड़ा ना आधा आधा काट के इसमें कर दोगे, ढाई इसमें ढाई इसमें, नहीं, बराबर रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एक को 4 मिल गया, एक को एक ही मिला है, या 6 हैं आपके तो एक को 4 मिल गया, एक को 2 मिल गया, नहीं। अगर 6 हैं तो 3 इसको दे दो, 3 इस अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा, 3 इस अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा। इससे आगे चल के हमें जब क्रॉस जोन लोड बैलेंसर देखेंगे ना, पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा, बैलेंस करना ईच अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। द लोड बैलेंसर ऑल्सो, जस्ट अ मोमेंट, द लोड बैलेंसर ऑल्सो मॉनिटर्स द हेल्थ चेक्स ऑफ its registered instance and ensure that it route the traffic to the healthy instance। अब मैंने ये कल बताया ही था कि हेल्थ चेक होता क्या है। हेल्थ चेक हमारा कहाँ लगा रहता है, टारगेट ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये लोड बैलेंसर के अंदर ही है, ये लोड बैलेंसर के अंदर का ही काम है ये, ठीक है। हेल्थ चेक का काम क्या होगा, कल मैंने बताया था। लोड बैलेंसर क्या करेगा कि जो भी उसके साथ इंस्टेंसेस अटैच हैं, ये जो इंस्टेंस अटैच हैं, ये इंस्टेंस 1 2 3 4 5, ठीक है, इस लोड बैलेंसर के साथ अटैच हैं, तो ये लोड बैलेंसर चेक करेगा कि भाई ये जो मेरे साथ के बंदे हैं वो सही सलामत हैं, काम करने लायक हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं भाई बेहोश हो गए हैं, मैं उनको काम दिया जा रहा हूँ और वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ईएलबी आपका हेल्थ चेक करेगा। इसका क्या चेक करेगा कि सर्वर स्टॉप तो नहीं है, स्टार्ट है, और प्रॉपरली काम कर रहा है, उस पर ज़्यादा लोड तो नहीं है, ठीक है, हाई 100% यूटिलाइज तो नहीं है सीपीयू कि सर्वर काम ही ना कर पाए, और स्टेटस चेक उसका 2x2 है ना। तो ये चेक करेगा ईएलबी आपका इंस्टेंसेस को। और जब ये चेक कर लेगा कि हाँ, जब इसने ये चेक कर लिया कि हाँ भाई ये सर्वर हमारा सही है, इसने क्या किया, आवाज़ दिया कि भाई तुम ठीक हो, सही हो तुम, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैं सही हूँ। जब ये इसकी आवाज़ इसको वापस सुनाई देगी कि हाँ भाई मैं सही हूँ, तो ये कहेगा अच्छा तुम ठीक हो, काम करने लायक हो, तो लो भाई ये यूज़र आया है, इसको ये पर्टिकुलर चीज़ दे दो, ठीक है। और फिर ये इससे पूछेगा तुम ठीक हो, ये बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ, तो ही इससे ये काम करवाएगा, अदरवाइज़ ये इसको रिजेक्ट कर देगा। अ हेल्दी इंस्टेंस विल शो हेल्दी अंडर द ईएलबी। अगर इसने इसको आवाज़ दिया, ठीक है, इस लोड बैलेंसर ने इस इंस्टेंस को पूछा कि भाई आप हेल्दी हो, और इसने हेल्दी बोल दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, तो ये अपनी डायरी में नोट कर लेगा कि भाई ये इंस्टेंस हेल्दी है, ठीक है। एंड व्हेन द ईएलबी डिटेक्ट्स एन अनहेल्दी इंस्टेंस इट स्टॉप्स रूटिंग ट्रैफिक टू दैट इंस्टेंस। अगर उसको पता चल गया कि भाई इसने इसको आवाज़ दिया तुम ठीक हो, इसने जवाब ही नहीं दिया, या बोल रहा है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, या इसने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, तो ये अपने डायरी में नोट कर लेगा कि भाई ये फला इंस्टेंस हमारा अनहेल्दी है, ठीक है। और ट्रैफिक जो इसकी आएगी वो इसको ना बेच के इसको बोलेगा भाई तुम करो, क्योंकि ये भाई करने लायक नहीं है, ये जवाब ही नहीं दे रहा है मुझे, ओके। एन अनहेल्दी इंस्टेंस विल शो अनहेल्दी अंडर ईएलबी। तो वही सेम है, वो अपनी डायरी में लिख लेगा भाई कि हाँ भाई ये अनहेल्दी है, और इसको ट्रैफिक नहीं भेजेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ए डब्ल्यू एस कंसोल यूजेस पिंग एच टी टी पी, ठीक है, पोर्ट 80 फॉर हेल्थ चेक। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से ये आवाज़ दे रहा है तुम सही हो, कैसे कैसे चेक हो रहा है ये ईएलबी हमारा जो लोड बैलेंसर है, वो किस तरीके से, ऐसा क्या मेथड है कि जिससे इसको पता चल जा रहा है कि ये इंस्टेंस सही है कि नहीं सही है।
ठीक है, ये हेल्दी है या नहीं है। तो उसके लिए ये क्या यूज़ करते हैं, वो पिंग करता है किसको, पोर्ट 80 को, फॉर हेल्थ चेक। कैसे करेगा, ये लोड बैलेंसर है और ये पिंग कमांड लगाएगा, ठीक है। मान लो आपका जो सर्वर है वो गूगल है, ठीक है, पिंग करेगा, रिप्लाई आ रहा है, तो उसमें उसने कंसिडर कर लिया इसको हेल्दी। ये जो आपका सर्वर है, ठीक है, google.com, ये हेल्दी में आ गया। ओके, एंड अगर इसने पिंग किया, सॉरी, मान लो इसने पिंग किया test.com, इसने पिंग किया उस सर्वर को, टेस्ट नाम का एक सर्वर है, उसको पिंग किया और उसको आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। तो उसको वो, मतलब ये तरीका है, ठीक है, कि चेक करने का कि हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। क्योंकि मैंने इसलिए रुक गया ना, क्योंकि मैं आगे और समझाऊंगा कि किस कंडीशन में कितनी बार वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा तो ही वो उसको कंसिडर करेगा कि अनहेल्दी है। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी और अनहेल्दी की, ठीक है। तो वो पिंग कमांड का यूज़ करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि रजिस्टर्ड इंस्टेंस मस्ट रिस्पॉन्ड विथ HTTP 200 ओके। अब ऐसा नहीं है कि भाई कि इसने इसको पिंग किया, ठीक है, पिंग किया और इसको कुछ भी जवाब दे दोगे तो ये मान लेगा कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है। हो सकता है भाई तुम ठीक ना हो फिर भी तुम बोल रहे हो, तो इसके पास एक मैसेज आप कॉन्फ़िगर करोगे। क्या मैसेज रहेगा वो, कि 200 ओके। जो रजिस्टर्ड इंस्टेंस है वो ELB अगर पिंग करेगा इसको पोर्ट 80 के थ्रू, तो इसको वापस में इसके पास एक कोड रहेगा पहचानने के लिए कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। ये कोड क्या रहेगा, 200 ओके। जब ELB को ये रिस्पांस मिलेगा 200 ओके, तो ही ये बोलेगा कि हाँ भाई ये ठीक है। रजिस्टर्ड इंस्टेंस मस्ट रिस्पॉन्ड विथ एन HTTP 200 ओके मैसेज विद इन द टाइम आउट। एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, ऐसा नहीं है कि हमने पिंग किया अभी और तुम 4 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हो, नहीं, हमने वहाँ पे एक टाइम फ्रेम भी सेट कर रखा है, उसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर तुमने जवाब दे दिया तो ही हम आपको मानेंगे कि हाँ भाई हेल्दी हो, अदरवाइज अनहेल्दी में वो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। एल्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अनहेल्दी अगर 200 ओके नहीं आया तो विद इन द टाइम आउट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि AWS API यूजेस पिंग TCP पोर्ट 80, ठीक है, फॉर हेल्थ चेक। वही पोर्ट 80 मैंने बताया ही है, ठीक है, TCP, ठीक है, पिंग करेगा अगर API के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो, मतलब लोड बैलेंस अगर आपका कर रहा है तो। अब रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम ज़रूरी है ना, कि टाइम आउट आपका रेंज क्या रहेगा। रिस्पॉन्स टाइम का जो ये रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, ये इसका टाइम आउट पीरियड क्या रहेगा, 5 सेकेंड। अगर मैंने इससे पिंग किया इसको, ठीक है, तो मुझे कितनी देर में इसका रिप्लाई आना चाहिए, इस सर्वर का मुझे कितनी देर में रिप्लाई आना चाहिए। मैं एक रूल लगा दूंगा कि भाई अगर तुमने 5 सेकेंड के अंदर मुझे रिप्लाई दे दिया, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकेंड का होगा। अब हेल्थ चेक इंटरवल, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द हेल्थ चेक्स डिफॉल्ट इज 30 सेकेंड, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर हेल्थ चेक ELB विल पिंग, ठीक है, विल पिंग टू द EC2 इंस्टेंस एंड दैट इंस्टेंस शुड रिस्पॉन्ड विद इन 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा वो रहा तो वो उसको सक्सेसफुल नहीं मानेगा, रिस्पॉन्स टाइम को वो अनसक्सेसफुल मानेगा, ठीक है। 5 सेकेंड से ज़्यादा अगर इसको टाइम लग गया तो इसको अनसक्सेसफुल मांगेगा इस पर्टिकुलर पिंग को। ओके, अब ये कितनी बार होगा, इंटरवल भी तो होगा आपका कि भाई कितनी देर में आप पिंग करोगे। ऐसा थोड़ा ना कि भाई हर 10 सेकेंड पे या हर 5 सेकेंड पे आपको पिंग करता रहूँगा। मैं कितनी देर में आपको पिंग करूँगा कि मुझे पता चल जाए कि आप ठीक हो। मैंने एक बार पिंग किया आपको, ठीक है, और 5 सेकेंड के अंदर आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं तुरंत थोड़ा ना आपको दोबारा से पिंग करूँगा, मैं कहूँगा थोड़ा टाइम ले लो भाई, ठीक है, थोड़ा सा तुम टाइम ले लो, सांस ले लो, ठीक है। तो उस टाइम को हम क्या बता रहे हैं, इंटरवल, हेल्थ चेक इंटरवल, पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक्स डिफॉल्ट इज 30 सेकेंड्स। कितना टाइम दे रहे हैं हम भाई इसको सांस लेने के लिए,
30 सेकंड दे रहे हैं भाई, हमने कहा भाई 30 सेकंड तुम वेट कर लो, हम तुम्हारे पास दोबारा आएंगे 30 सेकंड बाद चेक करने के लिए कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो। ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट होता है 30 सेकंड और रेंज क्या होती है इसको, 5 सेकंड से 300 सेकंड, लेकिन डिफ़ॉल्ट हम जो रखा है 30 सेकंड वो सही है। ठीक है। ज़्यादा कम भी नहीं रखना है हमें, क्योंकि ज़्यादा अगर कम रख देंगे, हर 5 सेकंड पे अगर मैं हर 5 सेकंड पे इस पर रिक्वेस्ट भेजता रहूँगा कि तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो, ठीक है, भले से ये ठीक हो तो भी अगर मैं बार बार किसी सर्वर पे पिंग करता रहूँगा तो उस पर कहीं ना कहीं लोड बढ़ेगा ना, सीपीयू उसका यूटिलाइज होगा ना, तो बेवजह का लोड क्यों बढ़ाना। ठीक है। तो इसलिए हम इसका जो पीरियड है वो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है। कितना कर दिया, 30 सेकंड, 30 सेकंड आइडल टाइम है। ठीक है। एंड किस केस में हम इस पर्टिकुलर सर्वर को अनहेल्दी थ्रेशोल्ड में कंसिडर करेंगे। मान लो उसने 30 सेकंड बाद पिंग किया, फिर से इसको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर इसको रिप्लाई नहीं आया है सर्वर का 200 ओके। फिर 30 सेकंड इसने वेट किया, फिर इसको रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। तो हम किस केसेस में इसको हेल्दी और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मानेंगे अपने सर्वर को, किस केस में हम इसको हेल्दी मानेंगे और किस केस में इसको अनहेल्दी मानेंगे, वो देखते हैं हम। व्हेन एन इंस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, ठीक है, उसका क्या है, नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव फेल्ड हेल्थ चेक्स दैट शुड occur बिफोर द इंस्टेंस इज declared unhealthy, range is 2 to 10, means how many times how many times a ping response will be make if you set, means 2 बार पिंग टाइम आपने सक्सेस कर दिया है। ठीक है। देखो लगातार कितनी बार पिंग करो आप इस पर्टिकुलर सर्वर को, इस मान लो इस सर्वर को, ये आपको लग रहा है कि ये आपको अनहेल्दी कंसिडर करना है। ठीक है। किस केस में होगा, आपने इसको एक बार पिंग किया, ठीक है, इसने पहली बार बोल दिया कि हाँ भाई मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, इसने 5 सेकंड के अंदर रिप्लाई कर दिया 200 ओके। 30 सेकंड बाद फिर से ये रिक्वेस्ट आएगी तुम ठीक हो, आर यू हेल्दी, तो इसने रिप्लाई नहीं किया 5 सेकंड तक। तो अब 5 सेकंड तक अगर इसने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं तुरंत ईएलबी अपनी डायरी में लिख लेगा नहीं तुरंत ये अनहेल्दी, नहीं, वो नोट करेगा कि हाँ भाई इसने रिप्लाई नहीं किया है मुझे, ठीक है, लेकिन इसको अनहेल्दी में काउंट नहीं करेगा। अनहेल्दी में काउंट कब करेगा, जब ये दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा, अगर इस बार इसने 5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया तो 2 बार लगातार हो गए ना रिप्लाई ना आना, मैंने 2 बार इसको आवाज़ दी, दोनों बार इसने मुझे जवाब नहीं दिया, और मैंने पॉलिसी क्या लगा रखी है यहाँ पे, 2, डिफ़ॉल्ट इस 2, 2 बार अगर मैं उसको पिंग कर रहा हूँ, दोनों बार लगातार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो वो अनहेल्दी के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर उसने एक बार वो जवाब दे रहा है, दूसरी बार जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है, तीसरी बार फिर से वो जवाब दे दिया, चौथी बार जवाब नहीं दे रहा है, तो वो हेल्दी में ही वो काउंट होगा, अनहेल्दी में नहीं काउंट होगा वो। ठीक है। अब हेल्दी किस केस में रहेगा, ठीक है, अब ऐसे अगर रहेगा हेल्दी में तो भाई आप कहोगे यार इससे तो बड़ा पंगा हो जाएगा भाई, एक बार वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, दूसरी बार कह रहा है नहीं ठीक हूँ। हेल्दी वाले में इन्होंने एडब्ल्यूएस ने थोड़ा सा दिमाग से खेला है। उन्होंने क्या किया है, किस केस में इंस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी थ्रेशोल्ड, किस केस में आपका ये सर्वर हम हेल्दी मानेंगे, जब लोड बैलेंसर बनाओगे ना वहाँ पे जो टारगेट ग्रुप्स रहेंगे और टारगेट ग्रुप के अंदर टारगेट में जो इंस्टेंसेस रहेंगे ना, उसमें आपको इंस्टेंस के आगे वो हेल्दी लिखा रहेगा और अनहेल्दी लिखा रहेगा। ठीक है। मान लो 10 इंस्टेंस है तो 10 में से हो सकता है 8 पे आपको हेल्दी लिखा रहेगा और 5 पे अनहेल्दी लिखा रहेगा। ठीक है। मैं एक इमेज भी दिखा देता हूँ आप लोग को रेफरेंस के लिए, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप इंस्टेंसेस, टारगेट ग्रुप अनहेल्दी इंस्टेंसेस इन AWS कंसोल, क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये पिक्चर देख रहे हो आप, देखो ये लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप के अंदर आपने ये टारगेट है, जो पिक्चर में देखा था वो देखो थोड़ा सा इस पर लाइव। ठीक है। अब इसमें देखो कितने इंस्टेंस है, ये हमारे टारगेट के अंदर 2 इंस्टेंस है,
एक दिखा रहा है हमारा हेल्दी, एक ही दिखा रहा है अनहेल्दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वो रहेगा। तो हमारा हेल्दी थ्रेशोल्ड कब हम कंसिडर करेंगे? नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव लगातार सक्सेसफुल हेल्थ चेक्स होना चाहिए हमारा। ठीक है, लगातार मीन्स कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। दैट शुड अकर बिफोर द इंस्टेंस कंसिडर अनहेल्दी रेंज इज 2 to 10 और डिफॉल्ट इज 10। लगातार 10 बार, इसका मतलब है डिफॉल्ट 10 मतलब कि लगातार 10 बार अगर उसको सक्सेसफुल मैसेज आए तो ही वो उसको हेल्दी थ्रेशोल्ड मानेगा, अदरवाइज उसको नहीं कंसिडर करेगा वो। ठीक है, अनहेल्दी में आ जाएगा वो। तो ये ईएलबी है, इसने इसके इसके पास एक बार पिंग वो पूछा, ठीक है, इसने पिंग किया इसको। ठीक है, एच टी टी पी पोर्ट 80 पे इसने पिंग किया, इसने 200 ओके का मैसेज दिया, एक बार दिया, दोबारा 30 सेकंड बाद फिर से आया ये, तीसरी बार भी, चौथी बार भी इसने पिंग किया, 10 बार इसने कर दिया, 11वीं बार भी इसने रिप्लाई कर दिया, अभी भी इसको हेल्दी नहीं मानेगा ये। ठीक है, जब 12वीं बार इसको पिंग किया इसने और विद इन 5 सेकेंड इसने जवाब दे दिया 200 ओके, तो ईएलबी क्या बोलेगा? इसको हेल्दी में काउंट कर लेगा इसको। ठीक है, इस सर्वर को, इस इंस्टेंस को इसने हेल्दी में काउंट कर लिया। अब वहीं पे अगर इसने 10 बार इसने किया, 11वीं बार भी इसने पिंग किया, ठीक है, 11वीं बार इसने पिंग किया और इसने 5 सेकंड के अंदर इसने ना जवाब दे के 6 सेकंड पे इसने जवाब दिया, तो इस केस में आपका ये इंस्टेंस, इसको हमारा सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा हेल्थ चेक है इसको सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, इसको हम अनसक्सेसफुल मानेंगे और हमारा जो इंस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हेल्दी थ्रेशोल्ड और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, और इसके बाद हमारा कल कंप्लीट करेंगे। तो ये लिसनर्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोड बैलेंसर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जो है यही सब है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ यू मे आस्क। कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है? No, I'm good. ओके।